ठीक है, तो लास्ट क्लास में देखो हमने यहाँ तक डिस्कस किया था और ये लास्ट फार्मूला था फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसमें देखिए कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ कि कैसे आए थे। देखिए 2023 में एक पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कौन कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी? ऑप्शन सुनिए, इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, वाटर, कॉपर वायर। कौन है आंसर? जल्दी बताइए आंसर। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करता है एक सॉल्यूशन के अंदर? सॉल्यूशन के अंदर कॉपर वायर तो सिंपल मेटालिक कंडक्टर हो गया। यहां पे किसकी बात कर रहा है? इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ध्यान से सुनो, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट करता है? अरे भाई यही तो सॉल्यूशन में जो मिलाते थे Na+Cn, उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। ये क्या करेगा? कंडक्ट करेगा। किसे? क्यों कंडक्ट करेगा? इसके अंदर फ्री आयंस यहां प्रेजेंट हो गए, क्योंकि यहां पे फ्री आयंस मिल रहे हैं। और ये कब मिलेंगे? सॉल्यूशन में। देखिए किस में मिलेंगे? सॉल्यूशन में। इसी को इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। आया बात समझ में? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये है मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स का। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स कौन है? NaCl, KCl, कुछ भी आप ले सकते हो। तो सॉल्यूशन में जब बात करेंगे ना तो ये कंडक्ट करता है, ना कि कोई मेटालिक वायर। मेटालिक वायर तो सिंपली ऐसे भी कंडक्ट करता है, वो सॉल्यूशन करने की उसको क्या जरूरत है, वो तो सॉलिड स्टेट में ही कंडक्ट करेगा। ठीक है, मेटल जो कॉपर वायर है। तो यहाँ पे यही एग्जांपल्स दिए हुए थे जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए। इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस देखो, जैसे पूछा गया है यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। बताइए यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किसको कहते हैं? के को। तो यूनिट दिख रहा है यहाँ पे, साइमन पर सेंटीमीटर या पर ओम पर मीटर। ये ऑप्शन में दिया हुआ है तो उसको आप टिक कर सकते हो। ये सब एग्जाम में पूछा हुआ। फिर पूछा गैल्वेनिक सेल में एनोड किस टर्मिनल का होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, क्या होता है? नेगेटिव। याद आ रहा है ना क्वेश्चन? इसके बाद पूछा कि सुनिए, आपसे पूछा है बोला क्वेश्चन नंबर 4 है एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन में बताइए कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF यानी ई सेल 0 होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में 0 होता है। ये भी आपका 2023 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ। तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे और कुछ क्वेश्चन देखो, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि बताइए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है और उसमें कुछ कंडीशन दे दिया है कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए डेल नॉट, आप बताइए ई नॉट क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और डेल जी क्या होना चाहिए? ये ऑप्शन में देख के बता सकते हो ना? ठीक, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो यहाँ पे 3 फार्मूला पढ़े, फोर्थ है मोलर कंसंट्रेशन। आप लिख सकते हो फोर्थ फार्मूला, चाहे इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। मोलर कंडक्टिविटी। सुनिए, मोलर कंडक्टिविटी का सिंपल डिफिनेशन लिखिएगा। देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन का, इलेक्ट्रोड यूज करेंगे और इसमें भर देंगे ये इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके कारण कंडक्टिविटी होने लगेगा। तो बात कर रहा है मोलर कंडक्टिविटी क्या है। तो सुनिए, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस है ना, जब आप बोलेगा, जब आप एक मोल क्या ले लोगे? इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना। एक मोल इलेक्ट्रोलाइट्स आर केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। ये बोलेंगे व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट केप्ट बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड at that time distance between electrode and its cross sectional area is unity। ये डिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। तो वही कहलाएगा, उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी पे ये डिफिनेशन 2 मार्क्स में पूछता है, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है। ठीक है, तो लिखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन तो यही पूछेगा, एक्सप्लेन मोलर कंडक्टिविटी, जो आपके 2 मार्क्स में आएंगे एग्जाम्स में, पहला चीज। दूसरी बात, यहाँ क्या पूछेगा आपसे? दूसरा पूछेगा इस पे न्यूमेरिकल। तो इसका फॉर्मूला देखिए, Kc/1000, ये पूछेगा। ठीक है, जहां पे C क्या है आपका? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को ना हम लोग मोलरिटी भी कहते हैं।
इसको दूसरे शब्दों में आप मोलैरिटी भी कह सकते हो। अच्छा, मोलैरिटी का अगर फॉर्मूला याद होगा आपको m, तो ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यानी कि अगर मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कोई यूनिट पूछे तो आप क्या बोलोगे? मोल पर लीटर। अगर सेंटीमीटर में पूछा तो सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे उसको, नहीं होता है वॉल्यूम का, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। भाई तीनों का मीटर मीटर लिखो या फिर तीनों को आप सेंटीमीटर में लिखो तो क्यू नहीं आ जाएगा, तो ये इसका यूनिट आएगा। इसके यूनिट का भी हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो आपको न्यूमेरिकल्स इस फार्मूला पे मिलेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल के पहले हम एक नंबर का ऑब्जेक्टिव बता देते हैं। यहाँ पे क्या पूछेगा? 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछेगा यूनिट ऑफ लैम्डा एम, ये पूछेगा 1 मार्क्स में क्वेश्चन। तो इसका यूनिट निकालने के लिए क्या करोगे बताओ? फॉर्मूला सामने है। के का यूनिट तुमको पता है ना, साइमन, और सी का यूनिट भी आप लोग को पता है। अभी निकाला मोल पर सेंटीमीटर क्यू, ये सेंटीमीटर क्यू ऊपर जाएगा तो बताइए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब मोल इनवर्स, ये हो गया किसका यूनिट? मोलर कंडक्टिविटी का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है मोलर कंडक्टिविटी। ये ऑब्जेक्टिव में आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कवर करते चलेंगे आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। फिर बात करते हैं कि इस पे क्वेश्चंस कैसे आएगा। तो एक मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ क्योंकि मैं दोनों बोर्ड को लेकर चल रहा हूँ, बिहार बोर्ड सीबीएसई। तो सीबीएसई बोर्ड का एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, लिखिए क्वेश्चन और आप लोग बनाइए कि क्या आएगा आंसर। लिखिए द कंडक्टिविटी ऑफ the conductivity of 0.01 m acetic acid is 4 into 10 to the power minus 5 Simon per centimeter. Find molar conductivity. चलिए जल्दी निकालिए। देखो ये क्वेश्चन जैसे मिला तो आप पढ़ रहे हो द कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, ये है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी यानी के की वैल्यू दे रखा है 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और ये मेरा क्या दिखा हुआ है? एम लिखा हुआ है, मतलब ये कंसंट्रेशन है। सी की वैल्यू या मोलरिटी, आप उसको सी भी कह सकते हो, कंसंट्रेशन भी कह सकते हो, या फिर दूसरे शब्दों में मोलरिटी भी कह सकते हो। ये है 0.01। अब बताइए 3 डिजिट पहले डेसिमल है, तो इसको हम अगर रिमूव करें तो 1 बाई कितने जीरो? 3 जीरो लेंगे। इसको 10 टू द पावर माइनस 3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। फॉर्मूला यूज कीजिए, पाई एम इजकल टू क्या? के सी इंटू 1000। के का वैल्यू कितना है बताइए? के का वैल्यू ये रहा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाई सी की वैल्यू कितना? 10 टू द पावर माइनस 3 और इंटू 1000। अब आप पूरे वैल्यू को ऊपर ले जाइए, 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, और ये इसको आप चाहो तो लिख सकते हो 10 टू द पावर 3, और ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा? 10 टू द पावर प्लस 3। टोटल कितना हो जाएगा बताइए? 10 टू द पावर 6, और आप इसे ऐड कीजिएगा तो बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है? ऐड, तो 10 टू द पावर 1 यानी कि 40। ये क्या हमने निकाला? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसका यूनिट क्या लिखेंगे? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल साइमन। तो ये आंसर हो गया हमारा। बोलो कोई दिक्कत? इस तरह के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके आएंगे। ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड में 2014 में पूछा था सीबीएसई में, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल और पूछा जाता है कि ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए आप, नेक्स्ट टॉपिक कंडक्टिविटी यानी कि के एंड मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम विथ डाइल्यूशन, अच्छा डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। हमने सॉल्यूशन में क्या किया? वाटर को ऐड कर दिया। डाइल्यूशन का मतलब
एडिशन ऑफ वाटर, थोड़ा और वाटर हमने ऐड कर दिया, ठीक। एक एक वर्ड का मतलब समझिए। डाइल्यूशन मीन्स वाटर ऐड करना, ठीक है। कंडक्टिविटी का क्या मतलब होता है? अब अच्छा देखो, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी क्या अंतर है? देखिए, मोलर कंडक्टिविटी बोला ना, दोनों में कंडक्टिविटी वर्ड आ रहा है, लेकिन जब आप इंटायर सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कैलकुलेट करोगे, किसका? इंटायर सॉल्यूशन का, तब हम बोलेंगे मोलर कंडक्टिविटी निकाले। और हम एक यूनिट लेंथ या एरिया का निकाल रहे हैं, यूनिट एरिया का, तो भाई यूनिट एरिया का निकाल रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। जैसे पूरे वायर का कंडक्टिविटी बता रहे हैं तो वो मोलर से काउंट करेगा, एक छोटा सा यूनिट का निकालेंगे तो वो कंडक्टिविटी की बात करेगा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये अंतर है दोनों में, बात समझ गए? तो अब हम बात कर रहे हैं कि ये कंडक्टिविटी को अगर हम डाइल्यूशन करते हैं तो ये किन फैक्टर्स पे वैरी करेंगे, कौन बदलेगा, कौन घटेगा, कौन बढ़ेगा। तो यहाँ देखते हैं, चलिए देखिए, जैसे मान लिए हम एक सॉल्यूशन ले लिए यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन है, कोई दिक्कत है किसी को इसमें? नहीं। अब ये सॉल्यूशन में हमने क्या किया कि वाटर ऐड कर दिया। क्या क्या ऐड किया जी? डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब क्या? ऐड वाटर। वाटर ऐड करेंगे तो बताओ ये लेवल नहीं बढ़ जाएगा? ये थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ, ग्रीन मार्क कर देता हूँ, ठीक। ये वाटर के कारण लेवल बढ़ गया। तो आप बताइए, पहले सॉल्यूशन का लेवल ये था, फिर यहाँ तक चला गया, तो हमने वाटर ऐड किया। अब सॉल्ट में वाटर और ऐड कर दो सॉल्ट सॉल्यूशन में, तो आयंस ज़्यादा ब्रेक होंगे या कम? यानी कि अगर मैं सिंपली पूछूं कि इस कंडीशन में नंबर ऑफ आयंस या फ्री आयंस भी कह लो, नंबर ऑफ फ्री आयंस इंक्रीज या डिक्रीज? इंक्रीज। कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगी। तो इंटायर सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो इंटायर सॉल्यूशन के लिए हम बात यूज करते हैं कंडक्टिविटी, क्या? मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो ये डायग्राम बना के लिख दीजिएगा कि विथ डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीजेज, हेंस मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेज। बट दूसरी बात करते हैं कि अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ कंडक्टिविटी। किसकी बात कर रहे हैं? कंडक्टिविटी की। तो कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल यूनिट एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, पहले इसमें जितने आयंस रहे होंगे, बाद में वाटर का लेवल बढ़ गया तो इसमें आयंस इसके बाहर चले गए होंगे, यानी कि यहाँ पे आयंस एक पर्टिकुलर रीजन में नंबर ऑफ आयंस मैं पूछूं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया, कब? जब हमने डाइल्यूशन किया। तो पर यूनिट एरिया क्या हुआ? घटा कि बढ़ा? घट गया। भाई यहाँ 10 आयन होंगे पहले से, फॉर एग्जांपल मान लो, अब ये और इसका लार्ज कर दिया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो यहाँ पे तो घट गए ना। तो नंबर ऑफ पर यूनिट आयंस क्या हो गया? डिक्रीज। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? के कंडक्टिविटी यहाँ डिक्रीज होगा। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिए कि विथ डाइल्यूशन नंबर ऑफ पर यूनिट एरिया विल बी नंबर ऑफ आयंस per unit area decreases, hence its conductivity also decreases। तो ध्यान रखने वाली बात, कंडक्टिविटी घटती है और मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। कब? जब डाइल्यूशन होता है। तो ठीक है, ये भी एग्जाम्स में 2 मार्क्स में आपके पूछे जाएंगे। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, ये पूछा भी गया है। देखो ये सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया था, दो बार पूछा है, 2015 में, 2010 में, ठीक है। और बाकी बिहार बोर्ड में भी ये सवाल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। देखो ऑब्जेक्टिव में इसको फ्रेम करना होगा, सुनिए, अगर इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव में फ्रेम करना होगा तो कैसे करेगा? वो बोलेगा कि नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट एरिया विल बी, अब आप फिल इन द ब्लैंक्स बोल देगा, इंक्रीज या डिक्रीज विथ डाइल्यूशन। तो आप 4 ऑप्शन दे देगा, एक इंक्रीज देगा, दूसरा डिक्रीज देगा, तीसरा रिमेन सेम देगा, है ना। डी नन डज नॉट चेंज, तो आप क्या टिक करोगे? डिक्रीज। लेकिन इसके बारे में पूछेगा कि विथ डाइल्यूशन क्या हो रहा है, तो इंक्रीज। कोई दिक्कत? तो इस तरह का सवाल आपके ऑब्जेक्टिव भी यहाँ से निकाल सकते हैं। तो खास करके इसी को पूछेगा, इसको ऑब्जेक्टिव में टिक करो, क्योंकि ये चेंज हो रहा है, लग रहा है कि डाइल्यूशन के साथ बढ़ना चाहिए, बट ये एक्चुअली घट रहा है, एक स्मॉलर रीजन की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ तक हम लोग जो भी पढ़े, यहाँ तक हमने क्या पढ़ा जी? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बारे में, उसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, है ना, जिसमें हमने कौन कौन से पैरामीटर्स का डिस्कस कर लिया? रेसिस्टेंस, है ना, उसके बाद कंडक्टेंस, फिर सेल कांस्टेंट, फिर के बारे में बात किए थे, और लास्ट में
मोलर कंडक्टिविटी का। ध्यान दीजिए ये सब अभी तक हमने जितने बात किए हैं ना, किसके लिए बात किए हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कैसे इलेक्ट्रोलाइट्स? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का तो हमने ये सब निकालना सीख लिया। व्हाट अबाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का हम कैसे निकालेंगे? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए निकालने का रूल है, क्योंकि वो 100% तो डिसोसिएट नहीं होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे निकालने के लिए एक लॉ पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कोलरस लॉ। तो नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, लिखिए कोलरस लॉ। कोलरस लॉ। अच्छा, पहला बात तो यही यहां समझ लो कि कोलरस लॉ किसके लिए यूज करेंगे? फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, हमेशा ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यूज करते हैं, यानी कि जहां पे डिसोसिएशन 100% ना हो। जैसे कि 100% नहीं होता, आपको याद बताया था एग्जांपल, ये सब CH3, खास करके ऑर्गेनिक जितने भी होंगे ना कंपाउंड्स, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट ही होंगे। ठीक है, तो ये एग्जांपल दिया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट ही 100% नहीं टूटता है, HCl वाला 100% टूटता है, इसलिए वो आपका स्ट्रॉन्ग में आएगा। तो कोलरस लॉ सबसे पहले देखते हैं क्या कहता है कोलरस लॉ। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो ये हम कोलरस लॉ पढ़ते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, जहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं है, 80% 90% ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ये कोलरस लॉ के थ्रू हम निकालते हैं। कोलरस लॉ क्या कहता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI कर लो, CBSE बोर्ड में तो 4-5 बार पूछ चुका है। ठीक है, हाँ, 2 मार्क्स में डिफाइन करने आ जाएगा कि एक्सप्लेन द कोलरस लॉ। बिहार बोर्ड में भी 2 मार्क्स में आ सकता है, सेमी कोर्स सिलेबस होता है दोनों का। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे? यहाँ पे हम मोलर कंडक्टिविटी नहीं, कौन सा कंडक्टिविटी निकालते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। वीक के लिए लिमिटिंग बोलते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज सम ऑफ इंडिविजुअल केटायन एंड एनायंस, है ना? इज द सम ऑफ इंडिविजुअल केटायंस एंड एनायन। तो आप इसको देखो, जैसे ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसके लिए हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? ये सम होगा केटायन और एनायंस का। हमने यहाँ पे केटायन और एनायन का सम कर दिया, तो ये हमें क्या दे देगा? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यही हम निकाल सकते हैं, ठीक है, इसके थ्रू। यानी कि इसका क्या क्या एप्लीकेशन है? 2 मार्क्स का तो क्वेश्चन ये आएगा, साथ साथ इस पे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे इसके एप्लीकेशंस पे आते हैं। तो देखिए एप्लीकेशंस, पहला एप्लीकेशन तो यही सामने है। क्या जी? पहला एप्लीकेशन क्या है इसका? कि इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिख लो, टू कैलकुलेट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मैं सिंबल के फॉर्म में ही लिख दिया हूं, इसको पढ़ोगे मोलर कंडक्टिविटी, नॉट लगा है, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। दूसरा, इससे क्या निकाल सकते हैं? और सेकंड चीज, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अभी हमने बोला ना कि 100% नहीं टूटेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बात आता है कि भाई कितना टूटेगा? 100% नहीं टूटेगा तो कितना? तो अल्फा की वैल्यू से निकालते हैं। तो अल्फा क्या होता है जी? सिंपल सा डिफिनेशन है इसका एग्जाम में डिफिनेशन भी पूछता है, 2 मार्क्स का डिफिनेशन आ सकता है इसका। तो क्या आएगा जी 2 मार्क्स में डिफिनेशन? एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो बोलेगे इट इज द रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टिविटी टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यही इसका है। ठीक है, और बाकी न्यूमेरिकल्स तो आएंगे, अभी हम देखते हैं। वो इस पे कोई दिक्कत? अब देखिए तीसरा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कोई यूनिट नहीं होगा, याद रखिएगा। अल्फा इजकल टू 1 फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? स्ट्रॉन्ग, 100% डिसोसिएशन है जी। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात की है तो अल्फा लेस देन 1 आएगा फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा लेस देन 1, मतलब 100% नहीं होगा, जो भी आएगा 0.8 0.9 ऐसा समथिंग आएगा। तो हम बात कर रहे हैं लास्ट, एक और इसमें टॉपिक आता है डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालने के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट के से डिनोट करते हैं। तो ये होता है तुम्हारा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा। ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, इससे न्यूमेरिकल्स हम बना सकते हैं। जहाँ की C क्या है? C वही है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसको आप मोलरिटी भी कह सकते हो दूसरे शब्दों में। और अल्फा तो आपको पता ही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दोनों की वैल्यू निकाल लो और पुट कर दो।
कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं ना? देखिए अल्फा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा एम बाई लैम्डा एम नॉट, ठीक है। और एक बात बताओ, लैम्डा एम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला पढ़े हैं हम लोग, के बाई सी इंटू 1000, यही पढ़े हैं ना, ये फार्मूला पढ़े, एक से लिंक करके सब याद करो। और लैम्डा नॉट निकालने का क्या तरीका सीखे, केटायन और एनायन को सम कर दो, यानी कि केटायन और प्लस एनायन के मोलर कंडक्टिविटी को सम कर दो, यहाँ जो भी आयन रहेंगे वो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, वो हम देखते हैं कैसे आते हैं इस तरह के। यहाँ तक राइट डाउन कर लीजिए आप लोग जल्दी से। तो देखिए इन फार्मूला पे हम क्वेश्चन करते हैं। तो यही आपका एक क्वेश्चन गिवन है जहाँ पे लैम्डा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रखी है, तो ये तो निकालने की जरूरत नहीं है। और निकालना क्या है, अल्फ़ा, और अल्फ़ा का फार्मूला तुम्हें पता है क्या, मोलर कंडक्टिविटी बाई लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब देखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ रहा फार्मूला, ये वैल्यू गिवन है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या जानते हो भाई, ये कौन सा, केटायन और एनायन को हम लोग सम कर देंगे, और इसको सम करने के बाद वैल्यू लिख लो, तो कितना आएगा जल्दी से बताइए आप लोग, दोनों को ऐड कीजिए, प्लस 49, तो कितना आएगा 3.5, ये आ रहा है सबका, चेक कीजिए आप लोग। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए और रेशियो निकाल लीजिए, 390.05 और यहाँ पे 3905, यहाँ पे डेसिमल है, तो ठीक है, ये तो आसान है। यहाँ से रिमूव किया 100, यहाँ से रिमूव किया 10, और आप काट दो, ये दोनों कट गया, 0, तो कितना आ जाएगा जी अल्फ़ा, 0.1। मैंने बोला था ना वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1, तो ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, वीक, 100% आएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वीक है। बोलिए कोई दिक्कत इसमें नहीं ना? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन कभी आ जाए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालने, किसके लिए निकालना है, NH4OH, यानी ये केटायन है ये एनायन है, ऐसा खोजना है कि जोड़ घटाव करने पे ये आ जाए। तो आप चेक कीजिए, इसका जैसा आप आंसर बता रहे हो बी, तो बी को हम चेक करते हैं। सुनिए, इसमें पहला कौन है, NH4Cl माइनस, यही आयन यहाँ दिख रहा है प्लस माइनस, इसको देखो प्लस माइनस, दूसरा भी क्या हो रहा है, ऐड ना हो रहा है जी, तो Na प्लस OH माइनस, और तीसरा ध्यान से देखो माइनस हो रहा है, Na प्लस Cl माइनस, तो माइनस Na प्लस माइनस Cl माइनस, इसमें कोई दिक्कत? तो आप देखिए क्या क्या कट जाएगा यहाँ पे, Cl माइनस Cl माइनस, Na प्लस Na प्लस, बचा क्या, NH4OH बचा, तो इसी का तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कह रहे हैं, तो ये कौन देगा, B। बोलो बात समझ में आता है, ये हमेशा आपको B देगा, ठीक है। अच्छा, और एक सेकेंड, यहाँ पे आपको सवाल कैसे आएगा, दूसरे फॉर्म में ऐसे पूछ सकता है, देखो ऑब्जेक्टिव तो आपको ऐसा पूछेगा, पहला चीज, दूसरा आपको ये पूछ सकता है कि अब आपको दे देगा यही क्वेश्चन निकालने के लिए, बोल देगा इसका वैल्यू जी 100 है, इसका वैल्यू 200 है, और इसका वैल्यू 50 है, तो बताए पूछेगा इसका बताइए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कितना होगा। तो आप पता कर लिए ना कि इन दोनों को जोड़ना है और इसको घटाना है, ये आपको सोचना पड़ेगा कि ये इस तरह से हम इक्वेट करेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसको जोड़ के तो घटा के तो आंसर बता ही दोगे ना, आया समझ में। तो इस तरह से भी सवाल एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं। बस में दो तरह के सवाल, एक तो आपको ये पकड़ना आएगा कि ये किस में मिलेगा, और इसी तरह से इसकी वैल्यू दिया रहेगा तो इस वैल्यू को एज इट इज जोड़िए, घटाइए इससे, और फाइनल आंसर आपको निकल जाएगा। तो ये दो तरह के सवाल इससे आते हैं, ठीक है। तो सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का दूसरा है, एक तो गैल्वेनिक सेल, दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप पढ़ने के लिए देखो, आपसे एक डिफिनेशन यहाँ से एग्जाम में आ सकता है 2 मार्क्स में, क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस। सिंपल सी बात, लाइसिस जब बढ़ जाता है ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से किसको ब्रेक करना है, इलेक्ट्रोलाइट्स को, और भाई इलेक्ट्रोलाइट्स मिलाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी से उसको हम ब्रेक करेंगे उसके आयंस में। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस का डिफिनेशन क्या बोलेंगे, इट इज अ प्रोसेस टू डिसोसिएट या टू ब्रेक द आयंस
रिस्पेक्टिव आयंस फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करके एनर्जी, किसी चीज को ब्रेक करना हो एनर्जी देना होगा, और यहां हमने कौन सी एनर्जी दिया? इलेक्ट्रिक एनर्जी, इसीलिए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखो कैसे ब्रेक करते हैं। एक क्या करते हैं हम लोग, एक ऐसा टैंक रहता है इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक, और इसमें 2 रॉड रहेंगे जिसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड। तो 2 रॉड हमने ले लिया। आपको पता है हमेशा लेफ्ट साइड कौन लेता है? एनोड, और राइट हैंड साइड कैथोड, ये ऐसा माना जाता है हमेशा इसी तरीके से लेते हैं। और सुनिए, एनोड को यहां ध्यान रखिए, गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा था? नेगेटिव, बट यहां पे पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ये नेगेटिव। अच्छा, ये बनाते कैसे हैं? तो एक्सटर्नल एनर्जी की बात हमने किया, इलेक्ट्रिसिटी, तो इसको बैटरी से आप कनेक्ट कर दो और इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, और यहाँ निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करो ताकि ये कैथोड आपका निगेटिव हो जाए। बोलो यहाँ कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव, कि जैसे हमने आपको उसमें पूछा था गैल्वेनिक सेल में कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां था? एनोड से कैथोड। बट इसमें देखिए, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में देखिए कहां होगा डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट? बताइए, कैथोड से ना निकलेगा जी, और इस तरफ किधर जाएगा? एनोड की तरफ। तो फ्लो ऑफ करंट, पहला ऑब्जेक्टिव समझ में आया? फ्लो ऑफ करंट पूछेगा इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आप क्या बोलोगे? कैथोड टू एनोड। और इसमें किसका मिक्सचर, यहाँ पे क्या मिक्स किया जाएगा? सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स लेंगे। मान लो हम लोग लिया सिंपल सा इलेक्ट्रोलाइट NaCl, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा, ये आयंस में टूटेगा, Na+Cl-। क्वेश्चन आता है कि Na+ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? Na+ किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? अपोजिट चार्ज के पास होगा, यानी कैथोड पे कौन डिपोजिटेड होगा? Na+, यानी सोडियम। यही सवाल आपसे पूछेगा। और क्लोरीन किस पे डिपोजिटेड होगा? इस पे, एनोड पे। तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि इन मोल्टेन NaCl पिघला हुआ है, ठीक है, सोडियम इज डिपोजिटेड एट, अच्छा इलेक्ट्रोड्स के नाम दे देंगे, कैथोड, एनोड, बोथ। तो किसको टिक करोगे? कैथोड। यानी ये किस पे जाएगा? कैथोड पे जाएगा। क्यों जाएगा बताओ? देखो, NaCl है वो किस में टूट रहा है? Na+Cl- में। अब कैथोड पे हमेशा क्या होता है? ये फिक्स है जी, कैथोड पे क्या होता है बोलो? रिडक्शन, हमेशा रिडक्शन होता है, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बताओ, Na+ है आपके पास और Cl- है, कौन गेन करेगा इलेक्ट्रॉन? किसको जरूरत है? Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को न्यूट्रल सोडियम की तरह आ जाएगा। तो इस कारण से ये कहाँ डिपोजिटेड होगा? डिपोजिटेड एट कैथोड। तो ये आपका कैथोड पे डिपोजिटेड होगा। इस तरह के सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेंगे, 1 मार्क्स के सवाल आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है, कोई भी दे देगा। अब NaCl के जगह हम KCl दे दिए, तो हम तुमसे पूछे कि कैथोड पे कौन डिपोजिट होगा, आप नहीं बता दोगे? कौन होगा? पोटेशियम। सीधा बात सोच लेंगे, ठीक है। बोलो बात समझ में आती है? तो ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखो, तुम ध्यान से देखो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक कैसे आ रहा है। यहाँ से कुछ मास ऑफ मेटल, यहाँ पे मेटल डिपोजिटेड हो रहा है, इसी का यूज करते हैं। जैसे कॉपर के ऊपर, अगर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड हम ले लें और गोल्ड को इसको प्लेटिंग करना हो तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस प्रोसेस का यूज करते हैं, यानी कि मास ऑफ मेटल डिपोजिटेड एट इलेक्ट्रोड। तो ये मास कितना डिपोजिटेड होगा और कितना करंट हम दें तो कितना डिपोजिटेड होगा, इस तरह का सवाल पूछा जाता है। और इसी के लिए हम यहाँ पे 2 फैराडे लॉ पढ़ते हैं। तो पहला लॉ मैं यहाँ लिखता हूँ, लिखो फर्स्ट देखिए, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है जी? वेट ऑफ मेटल डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड। इसको लैंग्वेज में लिखिएगा, 2 मार्क्स में आएगा। वेट ऑफ मेटल डिपोजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज फ्लोइंग इन द सर्किट। चार्ज जो फ्लो करेगा सर्किट में, इन द सेल भी बोल सकते हो,
वही क्या कहलाएगा, फैराडे फर्स्ट लॉ। अब एक बात बताओ, इसको आप W से डिनोट करो, वेट है तो W से, और चार्ज को किससे डिनोट करते हैं, Q से। अब Q का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इक्वल टू करंट के टर्म में IT होता है, ठीक है। और आप जानते हो प्रोपोर्शनल साइन को हटाना है तो हम कुछ कांस्टेंट लेंगे, और यहाँ पे कांस्टेंट लेते हैं हम Z। Z बहुत पूछता है, Z क्या है जी, इक्विवेलेंट, सॉरी इक्विवेलेंट कांस्टेंट, इक्विवेलेंट केमिकल। यहाँ पे इक्विवेलेंट कांस्टेंट आप इसको बोल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होती है बताइए, जेड की वैल्यू, जेड की वैल्यू याद है आप लोग को, एटॉमिक वेट, हाँ एटॉमिक वेट अपॉन NF। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो जी, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये W इक्वल टू, ठीक, एटॉमिक वेट को मैं ऐसे शॉर्ट में लिख लेता हूँ NFIT। ये आ गया हमारा फॉर्मूला, जहाँ पे N क्या है, N आपको पता है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, पहले ही बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। और F क्या है, फैराडे, फैराडे की वैल्यू कूलम में 965 इतना। I तो आपको पता है करंट, और T क्या है जी, T आपका टाइम है, ठीक है। तो ये फार्मूला फर्स्ट होता है इलेक्ट्रोलाइट किसके लिए, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए। और इस पे अब देखते हैं क्वेश्चन कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, सुनिए, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इज रिलेटेड टू, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किससे रिलेटेड करता है, तो किससे रिलेट करता है, एटॉमिक नंबर ऑफ केटाइन, कोई मतलब नहीं है, स्पीड ऑफ केटाइन नहीं, स्पीड का कोई जिक्र नहीं है, स्पीड ऑफ एनायन नहीं, इलेक्ट्रोवैलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोवैलेंट वेट है ना, इस पे डिपेंड करता है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा है, एक बार 2016 में पूछा है, एक बार 2010 में भी पूछा है। फैराडे लॉ ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑल्सो डिपेंड ऑन किस पे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। अब इस पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कैसा आता है। देखो जब भी क्वेश्चन बनाओ सबसे पहले देखो क्या निकालना है, तो मास निकालना है यानी कि W की वैल्यू वेट, और कॉपर का वेट निकालना जो डिपॉजिटेड होगा, करंट का वैल्यू दे रखा है कितना 0.3 एम्पियर, और टाइम भी दे रखा है, टाइम कितना है 45 मिनट ये दिया हुआ, और देखो एटॉमिक वेट भी दे रखा है, ठीक है। तो आप बताइए कि आंसर कितना होगा इसमें। अच्छा ये मिनट है, ऐसा यूनिट है क्या, तो इसको किस में बदल लोगे, सेकंड में, तो किससे मल्टीप्लाई कर लोगे 60 से। अब वैल्यू सारे पुट कर लो, आ जाएगा आंसर। W हमें निकालना है, ये फार्मूला हमने पढ़ा है फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, इससे पता चल जाता है, जब आप गिवन डाटा लिखते हो तो पता चलता है कि कौन सा फार्मूला लगाना चाहिए। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट फार्मूला इलेक्ट्रोलाइसिस, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यहाँ पे एटॉमिक वेट कितना 63.5, I कितना 0.3, 45 मिनट है तो उसमें 60 मल्टीप्लाई इन्होंने किया है, और N का वैल्यू कितना, कॉपर के लिए आपको नहीं पता है, कॉपर 2+ में ऐसे डिपॉजिटेड होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही ना गेन करके ये जाएगा जी। कॉपर यहाँ पे आपको दिया हुआ है कॉपर सल्फेट, हिंट में दिया हुआ है, देखो कॉपर सल्फेट टूटेगा तो बताइए कैसे ब्रेक होगा, कॉपर 2+ और सल्फेट 2-, यानी कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी 2, तो N की वैल्यू हम लोग यहाँ पे 2 लेंगे। अब आप समझिए क्यों 2 लिए, तो N की वैल्यू 2 और फैराडे की वैल्यू आपको पता है, इन सब को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 0.2, देख लेना 0.266 ग्राम आएगा ये आंसर। आप लोग चेक कीजिए अपना आंसर। तो देखिए सेकेंड लॉ कर रहे हैं, फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ पे चार्ज जितना फ्लो होगा सर्किट में या सेल में, उसी को वहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज को हम किससे डिनोट करते हैं, N से। तो एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे अभी सोडियम का आपने किया था ना, सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पे
1। तो बताइए यहाँ चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, कितने फैराड की रिक्वायरमेंट होगी इसको, 1 फैराड। तो ऐसे पूछेगा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज व्हेन सोडियम आयन गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन। यह रिएक्शन दिया रहेगा, बोलेगा फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया एल्युमिनियम 3+ और ये कन्वर्ट हो गया एल्युमिनियम में, पूछेगा ड्यूरिंग दिस रिएक्शन व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इज रिक्वायर्ड, इसमें कितना फैराड रिक्वायर्ड होगा, 3 फैराड। बताइए कोई दिक्कत। दूसरे शब्दों में ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, सुनिए, फाइंड चार्ज टू डिपोजिटेड 2 मोल ऑफ एल्युमिनियम। बताइए ऐसा क्वेश्चन पूछा आपसे, क्या पूछ रहा है जी, चार्ज का वैल्यू बताइए, यानी Q का वैल्यू जब 2 मोल एल्युमिनियम डिपोजिटेड हो रहा है। ठीक है, तो बताओ रिएक्शन देखकर समझ में आ रहा है, आंसर बोलो जल्दी से। हाँ, ये कितना मोल एल्युमिनियम है, 1 मोल। तो 1 मोल एल्युमिनियम को कितना रिक्वायर्ड था, 3 फैराड है। 2 मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा, 6 फैराड है। यही पूछेगा हाफ मोल को कितना रिक्वायर्ड होगा, हाफ यानी 0.5 यानी 1.5। इस तरह से भी सवाल आपके एग्जाम्स में आते हैं, सिंपल से सवाल। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। फिर देखो इस पे ऑब्जेक्टिव भी कुछ पूछ, ठीक है। देखो आज जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि एल्युमिनियम रिड्यूस होके Al3 आयन किस में जा रहा है, एल्युमिनियम में। रिडक्शन का मतलब समझ रहे हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो यहाँ पे गेन हो रहा है ना, तो इस दौरान चार्ज कितने चाहिए, 3 फैराड। लेकिन ध्यान से देखिए ऑप्शन में फैराड नहीं दिया है, दिया है क्या, नहीं। तो आप चार्ज निकालोगे तो क्या लिखोगे, 3F, और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किससे, फैराडे की जगह ये, क्योंकि यूनिट क्या है, कुलम। तो फैराड 1 फैराडे इक्वल टू इतना कुलम होता है, और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना आ रहा है, 289,500, इतना कुलम आ रहा है। लेकिन आंसर देखोगे तो यहाँ 10⁵ सब वही है, तो बदलिए। तो 1 2 3 4 5 डिजिट पहले क्या जाएगा, डेसिमल, ये आएगा। तो आप देखिए यहाँ से कौन सा क्लोजेस्ट आंसर है। क्या इसको 2.8 को हम 3 मान सकते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फिर कौन सा आंसर मैच करेगा, ए, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। हाँ हाँ, तो देखिए अगेन ध्यान दीजिएगा, इस तरह का आंसर आए तो क्लोजेस्ट आंसर 3 होगा। ये 28 संभव नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा है, तो ये भी संभव नहीं है। तो इस तरह के सवाल 2 मार्क्स के आ सकते हैं, 1 मार्क्स वाले मैंने बता दिए। और हाँ, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह से न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं, ऑप्शन देके आपको पूछ लेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम में भी पूछा हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। हाँ देखिए, आपका प्रोडक्ट बताना है कि किस इलेक्ट्रोड पे कौन सा डिपॉजिटेड होगा। तो हम पहला बात कर रहे हैं एक्वस NaCl। सबसे पहले ये बताओ, इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ये ब्रेक किस में होगा, जैसे NaCl किस में ब्रेक होगा, Na+, और वाटर भी है ना, एक्वस बोला तो वाटर, वाटर किस में ब्रेक होगा, H+। अब देखिए एक आयन था NaCl, तब तो डिसाइड जल्दी कर लिए, लेकिन यहां पे 2 केटायन है, दोनों जाएंगे कैथोड पे, जाएंगे। देखिए आप बताइए एट कैथोड क्या होगा, एट कैथोड, अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पे क्या होता है बोलो, रिडक्शन, यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, ये दोनों कर सकते हैं। सोडियम भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये सोडियम डिपॉजिटेड हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी गेन करेगा, तो ये H होगा। H में एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर से H+H+ जुड़ के हाइड्रोजन गैस हो गया। अब बात आता है कि दोनों में कौन किस पे जाएगा, कैथोड पे। ये सवाल पूछा हुआ भी है कि कैथोड पे कौन डिपॉजिटेड होगा। तो एक बात याद करो कि रिडक्शन का मतलब एजेंट कैसा, कौन सा एजेंट, पुरानी बातें याद करो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होंगे जिसकी वैल्यू बिगर होगी कि स्मॉलर,
आपने याद किया था बिगर वैल्यू, नहीं तो सिंपल सी बात है, रिडक्शन का मतलब बताया था ना बिगर वैल्यू, तो वैल्यू क्या होगी जिसकी बिगर होगी। अब एक बात बताओ, हाइड्रोजन तक आपको लिस्ट में लिखवाया था, हाइड्रोजन का आता याद रखना 0 वोल्ट। अच्छा चलो, हाइड्रोजन के नीचे है या ऊपर? ऊपर तो सिर्फ 4-5 एलिमेंट है जी हाइड्रोजन के ऊपर, कौन? सारे महंगे एलिमेंट्स हैं, AgAu, एक फ्लोरीन भी है, ठीक है, तो सब महंगे एलिमेंट्स हैं। अब बाकी सोडियम नीचे आएगा, तो सोडियम का वैल्यू ना याद रहे, लेकिन इतना तो याद रहेगा कि ये निगेटिव होगा। तो बताइए बिगर वैल्यू कौन है, हाइड्रोजन है कि सोडियम? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कहाँ डिपोजिटेड होगा? डिपोजिटेड एट कैथोड। इन दोनों में अगर हम बात करें तो कौन डिपोजिटेड होगा कैथोड पे? और यही सवाल आपके देखिए एग्जाम में पूछा हुआ है 2023 में। क्या पूछा है सुनिए ध्यान से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिटेड एट कैथोड, कैथोड पे कौन डिपोजिटेड होगा जब आप क्या कर रहे हो? देखिए 2023 में यही पूछा है, जब आप कर रहे हो इलेक्ट्रोलाइसिस, किसका इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो? यही इसी का, एक्वस NaCl का, एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो बताइए कौन डिपोजिटेड होगा कैथोड पे? हाइड्रोजन। और इसमें 4 ऑप्शन में दिया हुआ है, क्लोरीन, सोडियम, सोडियम अमलगम और हाइड्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? डी ऑप्शन टिक करेंगे, जो कि हाइड्रोजन होगा। बोलिए बात समझ में आती है? कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? तो यही पूछेगा कि इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे जो प्रोडक्ट आ रहा है वो किस इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, कैथोड पे या एनोड पे। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा जो एग्जाम में पूछा हुआ, ये CBC में पूछा हुआ था। लिखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट, और वो भी कॉपर सल्फेट कैसा? एक्वस कॉपर सल्फेट। अब आप एक्वस कॉपर सल्फेट को ब्रेक करोगे तो यहां पे पहले बताओ कॉपर सल्फेट ब्रेक होगा तो ये टूटेगा Cu+ और SO4 2-, और वाटर, एक्वस मतलब क्या? एक्वस मतलब वाटर, और वाटर कैसे टूटेगा? H+ OH-। यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा 2 केटायंस है, तो आपको डिसाइड करना होगा कि कौन जाएगा, और इसी तरह के सवाल एग्जाम्स में ज़्यादा पूछते हैं। तो देखिए अब हम आपसे पूछें वही बात लिखते हैं, एट कैथोड। तो कैथोड पे आप जानते हो क्या होता है जी? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब आप जानते हो क्या? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों गेन करेंगे, कॉपर भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा जी? कॉपर में चेंज हो जाएगा, और हाइड्रोजन भी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन गैस हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, अब बात आता है कि कौन डिपोजिटेड होगा, कॉपर या हाइड्रोजन? बताओ कैथोड पे कौन डिपोजिटेड होगा? तो आपको वैल्यू याद है ना कि इसका तो वैल्यू होता था 0, और कॉपर का याद आ रहा है? हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर है ना, और इसकी वैल्यू ये इतनी होती है 0.34। खैर ये वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत रफली याद रखिए कौन ऊपर होता है, हाइड्रोजन के ऊपर कर ली। तो ये कहाँ डिपोजिटेड होगा बताइए? डिपोजिटेड एट क्या? कैथोड। इस क्वेश्चन में कोई पूछता कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट डिपोजिशन ऑफ एट कैथोड, कैथोड पे कौन डिपोजिटेड होगा? 4 ऑप्शन देगा तो यहाँ पे कॉपर होगा, ना कि हाइड्रोजन होगा। ठीक है, अच्छा कोई पूछ दिया, क्योंकि आप जानते हो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब कि बिगर वैल्यू। कौन सा वैल्यू? बिगर वैल्यू। लेकिन इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ दिया कि एनोड पे कौन डिपोजिटेड होगा, तो आप निकाल सकते हो, निकालिए जल्दी से। आप लोग तो आंसर बताए नहीं। देखिए यहां से एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। अब देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन जी? OH-। तो ऐसा देखिए वाटर का रिएक्शन हमेशा हम ऐसा ही लिखेंगे। तो 4 OH-, 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ पे कितना बन गया? 2H2O और ऑक्सीजन। बात आता है ऑक्सीजन गैस, और दूसरा कौन है? सल्फेट। सल्फेट भी आपका इलेक्ट्रॉन लॉस करके इस तरह से बनेगा। तो इन दोनों में कौन जाएगा? तो एक बात बताइए, जो ऑक्सीडेशन होता है वो एजेंट कैसा? रिड्यूसिंग। और रिड्यूसिंग एजेंट पकड़ने का तरीका बताया था जिसकी वैल्यू स्मॉलर होगी। तो कुछ ध्यान में रखना होगा, इन दोनों की वैल्यू मैंने लिख दिया, स्मॉलर कौन है? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन आपका डिपोजिटेड हो जाएगा कहाँ? कहाँ डिपोजिटेड होगा?
एनोड पे। तो जनरली आप बात करें एनोड की, जब भी एक्वस सॉल्यूशन होता है तो जनरली देखा गया ज़्यादातर क्वेश्चन में ऑक्सीजन ही होता है। ये आपका सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो आप ये इस तरह से लिख के बना लीजिएगा। और जनरली देखा गया कि वही क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट पूछेगा और NaCl पूछेगा, है ना। तो इन दोनों को प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये सामने आपके आंसर है, इस तरह से पूछेगा। कभी इसको एक्सप्लेन करने दे दिया तो इस तरह से लिख दीजिएगा। जनरली पूछता नहीं एक्सप्लेनेशन, पूछता है खाली कौन जाएगा, तो ये आप रफ में कीजिए और आंसर टिक कीजिए। कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, बैटरी। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, यहाँ आज यहीं तक रहने देते हैं।